कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आपका स्वागत है। आपने कौन बनेगा करोड़पति तो खूब देखा है, लेकिन आज इस पॉलिटिकल गेम में कौन बनेगा प्रधानमंत्री का खेल आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कांग्रेस से। भूपेश बघेल जी, आप तो मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ा चेहरा है, आप ही से शुरू करते हैं, क्या कहेंगे? 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए। कांग्रेस में कोई और कहेगा क्या? तो बिल्कुल यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के बाद अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो संजय जी क्या कहेंगे, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी का इलेक्शन होगा 2024। अच्छा, मान लिया, गुजरात में भी यही कह रहे थे, लेकिन क्या हुआ? और आप 2024 के चुनाव के लिए भी आप यही कह रहे हैं, वो भी देख लेंगे। अब बात करते हैं मांझी साहब से। मांझी साहब, आप क्या कहेंगे, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री ना कहिए, अब प्रधानमंत्री कहिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। अरे तो मतलब अभी से प्रधानमंत्री कहने लगे, मतलब चुनाव नहीं चाहिए क्या मांझी साहब? लोग ईवीएम की बात करते हैं हैक होने की, अब तो लग रहा पूरा चुनाव ही हैक कर लेंगे। खैर छोड़िए, अब लालू जी से पूछ लेते हैं। लालू जी, अब तो आप ठीक हो गए हैं, तो सवाल तो बनता है ना, आप तो राजनीति में भी सक्रिय हैं, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सब नारा लगा रहा था प्रधानमंत्री कैसा हो, ऐसा हो, नीतीश जैसा हो, बोलते थे लोग। लालू जी समझ गया, आप व्यंग्य कस रहे हैं। सही सही बताइए, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा। अब समझ में आया, लालू जी ने तो खुलकर संसद के भीतर ही इच्छा जता दी थी। अब अखिलेश जी से भी पूछ लेते हैं। बताइए अखिलेश जी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कोई चाहता है कि गठबंधन हो तो नेताजी को मौका मिले। ओहो हो, लेकिन नेताजी तो रहे नहीं, तो अब तो सवाल फिर से पूछना पड़ेगा। तो क्या समाजवादी पार्टी में कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं बचा क्या? अगर हमारे एमपीज की तादाद ज्यादा होगी तो अखिलेश यादव जी में कोई कमी नहीं है पीएम बनने से। वो भी एक पीएम के परफेक्ट कैंडिडेट हैं। हाँ, ये बात हुई, ये बात मतलब अब मजा आया। वैसे ममता दीदी, बिना आपसे पूछे कैसे पूरा होगा? तो आपकी नजर में अब क्या बचा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अगली लड़ाई क्या है आपकी? दिल्ली का लड़ाई हमारा आखिरी लड़ाई है। उरी बाबा, दीदी भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, देख लिया ना। वैसे एक दक्षिण में तेलंगाना है, वहां पे भी मोदी जी को जो सबसे ज्यादा कोसते हैं केसीआर, उनके बिना तो काम बनेगा नहीं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे? नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी। अरे ये तेलुगु तो यार अपने को समझ में नहीं आ रही है, बड़ी प्यारी भाषा है, सीखनी पड़ेगी अगर, और अपनी देश की भाषा है बिल्कुल, तो सीखूंगा कभी ना कभी मौका मिला तो। लेकिन मैंने रिसर्च किया, केटीआर हैं सबसे दिग्गज, केसीआर के सुपुत्र, वो कह रहे हैं, देखिए ना कैप्शन में लिखा है कि केसीआर इज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर श्योर, सेज केटीआर। मतलब हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन इस खेल में एक थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, एक और खेल खेलते हैं। और चूंकि केसीआर की बात हो रही है, तो केसीआर और नीतीश बाबू, आप दोनों केवल यह तय कर लीजिए कि बैठना है या उठना है, सिर्फ इतना तय कर लीजिए और ज्यादा नहीं, तो मान जाएंगे कि आप मोदी जी को हटा देंगे और आप में से ही, आप लोगों में से ही कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, इस खेल में तो आपको बहुत मजा आया होगा, लेकिन ये जो कौन बनेगा प्रधानमंत्री का खेल है ना, ये जितना दिख रहा है उतना ही आसान नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी कई सारे खेल हो रहे हैं। और मोदी को हटाने के लिए जो खेल चल रहा है वो उसी तरीके का है जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को साजिश के साथ हटाया गया था। आज के इस वीडियो में इसी कहानी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अभी जो आपको बयान सुनाए उससे आपको पता तो चल गया होगा कि विपक्ष की हर पार्टी, हर नेता केंद्र में की सत्ता में आने को आतुर है। वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है?
उसके पास कोई विजन नहीं है, उसके पास कोई ऐसा मिशन भी नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी से इतर देश को प्रगति की राह में आगे बढ़ा दे। हर कोई बस सत्ता की मलाई खाना चाहता है, लेकिन चूंकि विजन नहीं है तो उन्होंने एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिसके तहत जो वाजपेयी के खिलाफ रणनीति अपनाई गई थी, वही रणनीति अपनाकर प्रधानमंत्री मोदी को हटाया जा सके। अगर आप पुराने पैटर्न में आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वाजपेयी जी को हटाने के लिए बाकायदा एक चक्रव्यूह की रचना की गई थी, आप याद रखिए। और उसी तरह का चक्रव्यूह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी रचा गया है। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा चक्रव्यूह है, किस तरह की रणनीति है, कौन सी साजिश है, तो इसके लिए मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। इस बयान का बहुत छोटा सा बयान है, आप सुनिए, तब फिर आगे की बात बताता हूं। सुनिए। सिर्फ 30 और 32 सीटें कम करनी है तो बहुत बड़ा काम नहीं है। सुना आपने? ये हैं नीतीश के सबसे बड़े सिपह सलार केसी त्यागी। अगर अभी भी आपके मन में कुछ बचा हुआ है, समझ नहीं पा रहे, तो इन्होंने थोड़ा सा और खुलासा कर दिया। ये बातचीत डिबेट की बातचीत हो रही थी, तो कहते कहते आदमी बहुत कुछ कह जाता है ना, लेकिन बहुत ज्यादा कह नहीं पाए, थोड़ा सा और खुलासा किया, वो भी सुन लीजिए। कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र ये अकेले काफी हैं 30, 35, 40 सीट कम करने के लिए। अब इन बयानों को सुनकर आप अचरज में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, 32 सीट, 35 सीट, 40 सीट कम हो जाए तो क्या होगा। और आप तो जानते हैं कि मोदी जी ने अकेले 303 सीटें हासिल कर ली थी, 303 सीटें। और इस लोकसभा में जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो तो सिर्फ 272 है। लेकिन अब बयान में जो कहा गया और जो बहुमत का आंकड़ा है, थोड़ा इन आंकड़ों को अंक गणित में समझने का प्रयास कीजिए। मैं पूरा आपको दिखाता हूं, देखिए। अगर 303 से 32 सीट कम कर दें तो कितनी सीट बची? 271 सीट, यानी बहुमत से सिर्फ एक सीट कम। देख लीजिए, केसी त्यागी बोल रहे हैं 32 सीट लाने की बात। अब आइए, अगर 303 सीट से 35 सीट कम कर दें तो बचती है 268 सीट, यानी बहुमत से सिर्फ 4 सीट कम। और अगर 303 सीट से 40 सीट कम कर दें, देखिए अंक गणित पे ही सारा खेल चल रहा, पहले समझिए इस गणित को, तो बचती है 263 सीट, यानी बहुमत से सिर्फ 9 सीट कम। इतना ही आंकड़ा बोला है केसी त्यागी जी ने। अगर आप पहले आप सुन लीजिए एक बार, फिर से वो बयान मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए, जो 32, 35, 40 सीट की बात कह रहे हैं, सुन लीजिए। सिर्फ 30 और 32 सीटें कम करनी है। कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र ये अकेले काफी हैं 30, 35, 40 सीट कम करने के लिए। यानी जो केसी त्यागी साहब बोल रहे हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बहुत बड़ा खेल नहीं करना है, सिर्फ एक सीट बहुमत से कम हो जाए, 9 सीट तक कम हो जाए तो भी काम चल जाएगा। और याद रखिए, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है विपक्ष का, क्योंकि यही वो रणनीति है दोस्तों जिसके तहत वाजपेयी जी को सत्ता से बाहर किया गया था। याद है ना, प्रधानमंत्री थे वो। उस समय सिर्फ एक सीट की वजह से वाजपेयी जी को हटना पड़ा था, प्रधानमंत्री के पद से त्याग देना पड़ा था। और कहां कहां खेल हुआ था आपको याद है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। अगर मैं सारे खेल बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, बल्कि इस पर एक अलग से बनना भी चाहिए। लेकिन तमाम तिकड़मों को भिड़ाते हुए सिर्फ एक सीट से उन्हें बेदखल किया गया था। अब यह आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या मोदी जी और वाजपेयी जी का व्यक्तित्व एक ही जैसा है क्या? वो तो बड़े भलमनसाहत में आ गए, ये तो हर चीज को देखते हैं, समझते हैं और ये जानते हैं कि सत्ता में रहना जरूरी है अगर देश को बदलना है। तो दोनों का व्यक्तित्व तो अलग है। तो इन परिस्थितियों में आप ये पूछ सकते हैं कि क्या सिर्फ 1, 2 या 9 सीट कम होने से किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोका जा सकता है? तो यकीन मानिए, आपके साथ साथ मेरा भी जवाब यही होगा कि नहीं, बिल्कुल भी किसी भी पार्टी को
सिर्फ 1 या 10 सीट तक कम होने पर उसे सत्ता में आने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री मोदी की आएगी तो इसका जवाब जानते हैं क्या होगा? हां और सिर्फ हां, कि अगर 1, 2 या 10 सीट भी कम होगी तो मोदी जी को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। और इसकी वजह जानते क्या है? मोदी जी से सिर्फ विपक्ष वाले परेशान नहीं है, सत्ता पक्ष वाले भी हैं। और क्यों? इसका जवाब भी दे देता हूं। क्योंकि मोदी जी ने जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का अभियान चलाया हुआ है ना, उससे विपक्ष वाले ही नहीं, सत्ता पक्ष वाले भी परेशान हैं। यह है सच्चाई। मतलब स्वभाव में जो नेताओं के होता है ना करप्शन करना, वो करने ही नहीं दे रहे। आप सत्ता पक्ष के भी अगर नेताओं से अलग से पूछेंगे ना तो यही बात आएगी। तो सबसे पहला काम जो विपक्ष का होगा और सत्ता में भी कई नेताओं का, कि मोदी को हटाओ। और इसीलिए अगर एकाध सीट भी कम पड़ जाए और किसी से समर्थन लेना पड़ जाए तो वो दल हो सकता है ये मांग कर दे कि भाजपा का प्रधानमंत्री तो बना दो, लेकिन मोदी को बनने नहीं देंगे। ये शर्त कोई भी पार्टी डाल सकती है। और ये वही गणित है जो वाजपेयी के खिलाफ भी अपनाई गई थी। ये वही रणनीति है, ये वही चक्रव्यूह है जो वाजपेयी के खिलाफ भी विपक्ष के नेताओं ने लाने की कोशिश की थी और वो सफल हो गए थे। अब अगर मान लीजिए ऐसा हो गया तो क्या होगा? मान लीजिए कि सारे मिलकर के 272 से 4-5 सीट आगे बढ़ जाएं और मोदी जी के पास 272 से कम रह जाए। हालांकि होगा नहीं, मैं आपके सामने ये बात कह चुका हूं कि अगर 303 है इस बार तो अगली बार 350 भी हो तो अचरज मत कीजिएगा। लेकिन फिर भी राजनीति तो उम्मीदों और आकांक्षाओं का ही खेल है ना। मान लीजिए कि 2-4 सीट कम हो जाए तो ये सारे विपक्षी नेता जो है ना एकदम चिपक जाएंगे, बोलेंगे यार इसको मत आने दो यार, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, मंत्री भी बन जाओ तो कोई काम ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं, कोई अय्याशी नहीं, कोई मतलब सत्ता का फायदा ही नहीं मिलता। तो ये तुरंत एक साथ हो जाएंगे सत्ता में आने के लिए। तब क्या होगा उसकी कल्पना भी करना जरूरी है। और उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बयान सुनाता हूं, आप सुनिए। मंडे को शरद पवार, ट्यूसडे को ममता बनर्जी, बुधवार को अखिलेश यादव, बृहस्पतिवार को अरविंद केजरीवाल और शुक्रवार को मायावती, शनिवार को उद्धव ठाकरे और रविवार को काम नहीं होता, छुट्टी होती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाए। देख लिए, डिबेट का ही हिस्सा है। यानी हर दिन के लिए अलग अलग प्रधानमंत्री, सोमवार को कोई और, मंगलवार को कोई और, बुधवार को कोई और। अब आपको सुनकर के ये मजाक लग सकता है, आप बोलेंगे यार ये तो कोई बात है क्या, ऐसा कभी होगा क्या? लेकिन जो भी लोग इस बयान को हल्के में ले रहे हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। ये वैसी ही गलतफहमी है जो केजरीवाल के बारे में अक्सर पाल लेते हैं कि यार बंदा इतना बोल रहा है, इतने लोभ लालच दे रहा है तो कुछ तो करेगा, मतलब सब कुछ फ्री 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 कुछ तो करेगा यार, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी राज्य में सच्ची नीयत के साथ एक भी वादा वो पूरा नहीं कर सके हैं। और इन परिस्थितियों में मैं इसी अराजकता पार्टी के एक बड़े सांसद संजय सिंह, इनका बयान आपको दिखाता हूं। बड़ा महत्वपूर्ण है, पुराना बयान है। इन्होंने एक फॉर्मूला देते हुए कहा था कि 5 साल में देश में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। ये था 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। वो इसलिए, देखिए बयान सुनिए, लोकसभा चुनाव में अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है तो 5 साल 5 प्रधानमंत्री के फॉर्मूले को अपनाकर स्थिर सरकार चलाई जा सकती है। इसके लिए नतीजे घोषित होने के अगले 48 घंटों के अंदर विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर फैसला करना पड़ेगा और राष्ट्रपति के सामने आकर बनाने का दावा करना होगा। आप नेता ने कहा कि इसे लेकर बातचीत हो रही है। इसमें एक और फॉर्मूला दिया कि जिस भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सांसद होंगे, पहला प्रधानमंत्री उससे बनाया जाएगा, फिर आगे का फॉर्मूला काम करेगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी जिस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़कर परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं,
उन्हें हटाने के लिए विपक्षी पार्टियां कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो कर रहे हैं उससे इस देश को, देश की सेना को, देश के आत्मसम्मान को या फिर बाकी चीजों में कितना नुकसान पहुंच रहा है। बस किसी तरह मोदी को हटाओ और किसी को भी बिठा दो जो मजबूत प्रधानमंत्री ना हो, कमजोर प्रधानमंत्री हो। वो कम से कम खुद तो खाएगा और दूसरे को भी तो खाने देगा। यही है वो मिशन 2024 का विपक्ष का फॉर्मूला। दोस्तों, 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये दो पार्टियों का चुनाव भी नहीं है। हो सकता है आपको लगे कि एक तरफ मोदी हैं, दूसरी तरफ अन्य नेता हैं, लेकिन सच में ये उसका भी चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव दो संस्कृतियों के बीच का चुनाव है। एक तरफ मोदी है जो भारत की संस्कृति का परचम लहराने के लिए निर्णायक कदम बढ़ाने को तैयार है, जिससे अवसरवादी और परिवारवादी ताकतें जो उनका ताबूत है ना, उसमें वो आखिरी कील की तरह साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो किसी भी प्रकार से मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहती हैं, ताकि उनकी जो परिवारवादी परंपरा है, उनका जो सत्ता पर एक हनक है, वो आगे भी कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक और जानकारी ज़रूर दूंगा कि मिशन 2024 के लिए ये पहला पार्ट है, जिसमें मैंने ये सारा का सारा कौन बनेगा प्रधानमंत्री का खेल दिखाया। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 कल के लिए, और उसमें मैं ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एक एक रणनीति पर काम हो रहा है। उन रणनीतियों की चर्चा करूंगा और आप देखिएगा, समझिएगा कि मिशन 2024 के लिए कैसे और किस प्रकार से, किस रणनीति के तहत, कौन सी साजिश रचकर ये सारी चीजें चल रही हैं, उसकी झलक उदाहरण के साथ दूंगा। लेकिन आपसे निवेदन भी है साथ में दोस्तों कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार।